हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन वंस अगेन अवर यूट्यूब चैनल। जिस तरह हमारे पॉलिटी चल रही थी, पॉलिटी के अंदर हम आर्टिकल कर रहे थे। आर्टिकल 100 तक हम पहुंच चुके थे, एक एक आर्टिकल को आसानी से समझते समझते। एक पिछली वीडियो में हमने आर्टिकल 1 से 50 तक मास्टर वीडियो में बनाकर एक बार क्विक रिवीजन मार लिया था। अब हम आर्टिकल 100 तक पहुंच चुके हैं। तो अब आर्टिकल 100 तक हम 50 से 100 तक पहुंचते हैं एक क्विक रिवीजन मारते हुए। तो बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो करते स्टार्ट। मैं लॉकेंदर करण। तो ये हो जाएगी हमारा सेकंड वीडियो क्विक रिवीजन के अंतर्गत। पहली वीडियो में हमने आर्टिकल 1 से 50 तक 51 तक पढ़े थे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भाग 5 का आर्टिकल भाग 5, जिसमें आर्टिकल कहां से कहां तक है। आर्टिकल 151 से भाग 5 52 से 151 तक है। कहां से कहां तक आर्टिकल है? 52 से 151 तक। हम 52 से 100 तक आज कंप्लीट कर देंगे। तो जानते हैं सबसे पहले आर्टिकल 52 क्या कहता है। अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 सिंपल सा याद रखना है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया है। अब जानते हैं आर्टिकल इसके आगे 53। आर्टिकल 53 क्या कहता है? आर्टिकल 53 कहता है जो भारत का राष्ट्रपति होता है उसके अंदर कार्यपालिका की शक्ति नियुक्त होती है। आर्टिकल 52 क्या कहता है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। डिटेल से हमने राष्ट्रपति के बारे में वीडियो बना के रखा है, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं। इस बार हम सिर्फ आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल क्या क्या कहना चाहता है, आर्टिकल को हम याद कर रहे हैं। तो आर्टिकल 52 कहता है भारत का राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 कहता है राष्ट्र संघ की कार्यपालिका शक्ति, यानी जो केंद्र की पावर है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। जो भी कार्य होता है तो वह राष्ट्रपति के नाम से होता है। तो इसका अर्थ हो गया संघ की कार्यपालिक शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। इसमें बताया गया अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन, कि उसका निर्वाचन कैसे होगा, तो उसकी क्या प्रक्रिया होगी, उन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो ये हम आर्टिकल कौन सा कहता है? निर्वाचन के बारे में पूछ ले अगर आपसे कंपटीशन एग्जाम में कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस आर्टिकल में वर्णन किया गया है, तो आर्टिकल 54 एकल संक्रमण अनुपातिक मतदान प्रणाली द्वारा निर्वाचन मंडल, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के मनोनीत सदस्य निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। तो ये हो गया आर्टिकल 54। प्रक्रिया बताता है राष्ट्रपति कैसे चुना जाएगा। अब बात करते हैं आगे। कोटा 55 में कहा गया कोटा, अर्थात राष्ट्रपति को कम से कम वोट प्राप्त हो गए तो राष्ट्रपति जीत जाएगा। तो ये होता है कोटा, यानी राष्ट्रपति की निर्वाचन की रीति क्या होगी, कौन सा कोटा होगा, तो रीति के बारे में बताता है आर्टिकल 55। अब बात करते हैं आर्टिकल 56। 56 में बताया गया कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होगा। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, इतना हम सबको पता है। तो किस आर्टिकल के तहत होता है, तो आर्टिकल 56 में कार्यकाल के बारे में बताया गया है। अब आगे देखते हैं हम आर्टिकल 57। आर्टिकल 57 में क्या कहा गया है कि भारत का, इसमें कहा गया राष्ट्रपति कितनी बार खड़ा हो सकता है। जैसे अमेरिका में एक आर्टिकल में उनके संविधान में कहा गया है कि जो अमेरिका का राष्ट्रपति हाईएस्ट 2 बार बन सकता है, तीसरी बार वह नहीं बन सकता, चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो। तो हमारे संविधान में कहा गया राष्ट्रपति एक व्यक्ति कितनी बार भी बन सकता है, कोई संख्या नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है। वह जब चाहे जितनी बार बन सकता है, उसे वही प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, वही वापस चुनाव के लिए खड़ा होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, जीतना पड़ेगा। अगर सबने उसे बना दिया तो वो कितनी बार भी बन सकता है। अब बात करते हैं आगे। 57 हो गया कि वो कितनी बार भी खड़ा हो सकता है। 57 यानी दोबारा निर्वाचित कितनी बार भी हो सकता है। 58 में इसकी योग्यता बताई गई है। क्या क्या? कि भारत का नागरिक हो, उम्र कम से कम 45 साल हो। ये 2 योग्यता इसके लिए बताई गई है राष्ट्रपति के लिए। भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। अब बात करते हैं आगे 59 शर्तें। अब इसकी शर्तें क्या होगी, इस पद के लिए शर्तें क्या क्या होती है। शर्त यानी क्या क्या कंडीशन होती है। अब 35 उम्र के तो सभी होते हैं भारत में, तो क्या सभी राष्ट्रपति बन जाएंगे? नहीं। तो उसके लिए शर्तें हैं। पागल नहीं होना चाहिए, देवालिया नहीं होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर धारण न किया हुआ हो, विदेशी उपाधि धारण न किया हुआ हो, प्लस लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ये नहीं कहा गया कि लोकसभा का सदस्य हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। और उसके लिए 50 प्रस्तावक और 85 अनुमोदक चाहिए।
अब यहाँ पर पड़ती है। अब जैसे हमारे आपकी मान लीजिए 35 साल उम्र हो गई, तो अब आप कह रहे हैं मैं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ूं, आप लड़ सकते हैं, लेकिन आपके पास क्या होना चाहिए, 50 तो प्रस्तावक होने चाहिए, 50 प्रस्तावक, 85 अनुमोदक। कहाँ से, संसद में जो एमपी बैठते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे लोकसभा से लीजिए चाहे राज्यसभा से लीजिए, 50 व्यक्ति तो लिखित में देंगे कि हम आपसे सहमत है, अब हम इसका नाम प्रमोट करते हैं कि ये खड़ा हो सकता है। ये तो सिर्फ खड़ा होने के लिए, जीते ना जीते वो बाद में है। और 50 तो उसे बोल कर देते हैं कि हाँ हम इसके समर्थक में, और 50 व्यक्ति लिख कर देते हैं। तो ये हो गए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। तो आपके पास सांसद के 50-50 होंगे नहीं, तो आप और मैं नहीं लड़ सकते। तो ये हो गई इसकी शर्तें। अब बात करते हैं आर्टिकल 60, स से शपथ। राष्ट्रपति के शपथ का वर्णन ज्यादातर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के शपथ का वर्णन किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 60 इसमें कहा गया राष्ट्रपति शपथ लेता है। कौन शपथ लेता है, तो भारत का सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर वो नहीं होगा तो अथर वरिष्ठ न्यायाधीश दिलाएंगे सुप्रीम कोर्ट के। तो ये हो गया 61। राष्ट्रपति पर महाभियोग, अब इतने बड़े पद को है हम लिख रहे हैं, तो इसको कुछ हटाने का भी प्रोसेस होना चाहिए, तो वो वर्णन किया गया 61 में। 60 में शपथ दिला दी, 61 में महाभियोग। ये महाभियोग शब्द केवल हम राष्ट्रपति के लिए ही प्रयोग कर सकते हैं, दूसरों को लिए बोलेंगे तो भाई इसके हटाने की प्रक्रिया, लेकिन राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया होती है महाभियोग। महाभियोग क्या होता है, तो भाई ये दोनों सदन हो गए, लोकसभा राज्यसभा, किसी भी सदन में लाया जा सकता है इसको हटाने के लिए। इसको हटाने के लिए 1/3 सदस्यों की सहमति होनी चाहिए, हम इसको हटाने के लिए प्रस्ताव ला रहे हैं। फिर 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देनी पड़ती है। फिर 1/3 सदस्य पारित करेंगे हाँ हमने इसको हटाने के लिए प्रस्ताव लाया है। फिर 2/3 सदस्य इस प्रस्ताव को पारित कर दूसरे सदन में भेजेंगे। दूसरा सदन भी इसे 2/3 बहुमत से पारित कर दे तो अब राष्ट्रपति को हटा हुआ माना जा सकता है। तो ये राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया हो जाएगी अनुच्छेद 61 के तहत। आर्टिकल 62, अब इसको हटा दिया तो भाई इसका पद रिक्त हो गया। तो आर्टिकल 62 कहता है भारत राष्ट्रपति का पद रिक्त होना। जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो भाई इतने बड़े पद, भारत का पहला नागरिक होता है, तो इतने बड़े पद को कौन संभालेगा। तो कहा गया है आर्टिकल 62 में कि इतना बड़ा पद अगर खाली हो जाता है तो राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति नहीं है तो राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के जो सीजे होंगे, मुख्य न्यायाधीश, वह इस पद को संभालेंगे। तो ऐसा कभी हुआ था क्या, हाँ हुआ था। इन सब के बारे में मैंने आपको बताया रखा, बस ये आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं इधर। तो ये ऐसा कब हुआ था भाई, एक भारत का सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति बनाओ। तो हमारे भारत के राष्ट्रपति थे 4थे या 5वें जाकिर हुसैन, उनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। तब उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी साहब। वीवी गिरी साहब ने राष्ट्रपति के पद के लिए खड़ा होना था, तो उन्होंने उपराष्ट्रपति पद से भी इस्तीफा दे दिया और राष्ट्रपति पद के लिए वो खड़े हो गए, यानी राष्ट्रपति का पद भी खाली हो गया, उपराष्ट्रपति का पद भी खाली हो गया। फिर आते थे हमारे सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एम हिदायतुल्लाह, उन्होंने इस राष्ट्रपति के पद को संभाला था इस आर्टिकल के अनुसार। तो ये हो गए 52 से 62 तक 10 आर्टिकल राष्ट्रपति से संबंधित। अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। आर्टिकल 63, आर्टिकल 63 में कहा गया भारत का एक क्या होगा, उपराष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति होगा जो राष्ट्रपति का पद संभालेगा। 64 में कहा गया है अब जो उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अब आप नहीं समझे, चलिए इसको आसान भाषा में समझते हैं कि राष्ट्रपति का पद खाली होता है तब उपराष्ट्रपति का काम आता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर राष्ट्रपति और मैं उपराष्ट्रपति, अब राष्ट्रपति का पद खाली होगा तो मैं उधर जाऊंगा। अब राष्ट्रपति तो 5 साल में हर कोई राष्ट्रपति मरे ऐसा श्योर है नहीं, तो मैं बैठा बैठा क्या करूंगा, तो मुझे क्या दे दिया, राज्यसभा दे दिया, राज्यसभा का अध्यक्ष बना दिया कि आप जाइए आप राज्यसभा का अध्यक्ष का पद संभालिए ताकि आप कुछ तो काम करें बैठे बैठे। तो भाई भारत सरकार किसको पैसे दे, तो इसको क्या कह दिया कि आप राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, कौन, तो उपराष्ट्रपति। अब बात करते आगे। 65 में कहा गया कि अब ऐसा कौन कहता है राष्ट्रपति का पद खाली होगा तो उपराष्ट्रपति आएगा, तो आर्टिकल 65। 62 में कहा गया उसका पद रिक्त होगा तो कौन कौन आएगा, इसमें कहा गया राष्ट्रपति का पद रिक्त होने के बाद उपराष्ट्रपति उस पद को संभालेगा। फिर उपराष्ट्रपति को जितने भी वेतन भत्ते सब होंगे राष्ट्रपति के रूप में दिए जाएंगे। तो ये हो गया आर्टिकल 65। अब बात करते हैं आर्टिकल 66। अब इसमें बताया गया इसका निर्वाचन कैसे होता है। इसका भी निर्वाचन जो संसद के लोकसभा और राज्यसभा होते हैं वही इसका निर्वाचन करते हैं उपराष्ट्रपति का। उसके लिए कौन सी प्रक्रिया, तो राष्ट्रपति वाली प्रक्रिया अपनी जाती है, एकल संक्रमण अनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा। ये सभी मतलब जाएंगे अपने प्रेफरेंस के आधार पर अपना वोट
देंगे। तो ये उसके चुनाव की प्रक्रिया का वर्णन हो जाएगा आर्टिकल 66 में कि उसे किस तरह चुना जाएगा, उपराष्ट्रपति को। अब बात करते हैं आगे 67 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है, तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। ये कहाँ लिखा हुआ है, आर्टिकल 67 में। फिर आर्टिकल 68 में कहा गया है चुनाव। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो राष्ट्रपति का अगर चुनाव करवाना हो तो चुनाव आयोग, भारत का जो चुनाव आयोग है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वह उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाता है। राष्ट्रपति का पद अगर खाली हो जाए तो चुनाव 6 महीने के अंदर करवाएगा कौन, चुनाव आयोग भारत का। लेकिन उपराष्ट्रपति का अगर पद खाली हो जाए तो इतना ही कहा गया है कि चुनाव आयोग यथाशीघ्र, जब टाइम नहीं बताया कब कराएगा, यथाशीघ्र चुनाव कराने का प्रयास करेगा। तो ये हो गया चुनाव के बारे में बताया गया कि इसका चुनाव जल्द से जल्द करा देना चाहिए, यही। अब बात करते हैं आगे शपथ। आर्टिकल 60 में किसका वर्णन था, राष्ट्रपति की शपथ। आर्टिकल 69 में किसका वर्णन है, उपराष्ट्रपति की शपथ। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है, तो राष्ट्रपति। ये हो गया इसके बारे में। अब बात करते हैं आर्टिकल 70। ये उपराष्ट्रपति तक हो गया, आर्टिकल 63 से 70। ये 70 में कहा गया है कि अगर संसद कोई कानून बनाकर उपराष्ट्रपति को कोई कार्य दे दे जो राष्ट्रपति का होना चाहिए, क्या कि संसद कोई कानून बनाकर उपराष्ट्रपति को कोई कार्य दे दे, वो कार्य किसका, जो राष्ट्रपति का, और उपराष्ट्रपति को वो कार्य दे दे तो उपराष्ट्रपति वो कार्य कर सकता है। इमरजेंसी के दौरान ऐसा कुछ हो जाए। तो ये था आर्टिकल 70, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं 71 इंपॉर्टेंट है। 71 में क्या कहा गया है, अब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद, इन दोनों के मध्य अगर चुनाव में कोई विवाद हो जाए तो वह कहाँ जाएगा, तो इसके बारे में बताया गया आर्टिकल 71 कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के मध्य चुनाव में कोई विवाद हो जाए तो विवाद सीधे जाता है सुप्रीम कोर्ट। ऐसा आर्टिकल हमारा 71 सीधे सीधे कहता है, ये इंपॉर्टेंट भी है। अब बात करते हैं आर्टिकल 72 भी इंपॉर्टेंट है, बट इसमें राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति के बारे में बताया गया है। आपने फिल्मों में देखा होगा, राष्ट्रपति अक्सर फोन मैसेज भेज देता है, भाई इसकी सजा माफ कर दो, इसकी फांसी रोक दो। तो ये राष्ट्रपति अपने किस आर्टिकल का प्रयोग करके करते थे, आर्टिकल 72। इसमें राष्ट्रपति को 5 प्रकार की शक्ति प्राप्त होती है। विराम लगा सकता है, लघुकरण कर सकता है, परिहार कर सकता है, प्रतिलंबन कर सकता है और क्षमा कर सकता है। तो ये 5 प्रकार की शक्ति उससे प्राप्त होती है। इसके बारे में प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है, समाधान की शक्ति, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो ये हो गया 72 आर्टिकल। आर्टिकल 73 में कहा गया कि राष्ट्रपति चाहे तो कार्यपालिका का क्या कर सकता है, विस्तार कर सकता है। जैसे मान लीजिए भारत में ट्रेनें समय समय पर नहीं आती है, तो ट्रेनों का समय को देख रेख करने के लिए एक विभाग बना दे अलग। तो ये शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास, कि वह ऐसा विभाग बना सकता है, कार्यपालिका का विस्तार कर सकता है। ये हो गया 73। अब बात करते हैं 74 आर्टिकल। ये इंपॉर्टेंट है, 74 आर्टिकल क्या है, इंपॉर्टेंट है। 74 में मंत्री और अन्य मंत्रियों के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए भारत में एक मंत्री परिषद होगी और उसका प्रधान होगा कौन, मंत्री परिषद। तो ये इसके बारे में मैंने आपको बता चुका हूँ, मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री, तो इनके बारे में मैंने आपको बता दिया है, आप प्ले लिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो 74 हो गया, मंत्री और प्रधानमंत्रियों के बारे में बताता है कौन, 74। फिर कहा गया 75, राष्ट्रपति क्या करेगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, जिसमें लोकसभा का बहुमत दल का नेता होता है। बहुमत दल का जो नेता होगा उसकी नियुक्ति करेगा कौन, राष्ट्रपति। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है कौन, राष्ट्रपति। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 75। अब बात करते हैं आर्टिकल 76 में क्या कहा गया है। 76 में कहा गया है भारत का एक महान्यायवादी होगा, भारत का एक अटॉर्नी जनरल होगा, महान्यायवादी। अर्थात सरकार को कोई भी कानूनी सलाह देनी हो तो उसके बारे में कौन देगा, तो उसके लिए एक महान्यायवादी होता है सरकार के लिए। सरकार के खिलाफ कोई केस आ जाए तो उस केस को लड़ने के लिए कौन जाता है, तो महान्यायवादी। ये किसका कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर रहता है। इसके बारे में भी हमने पूरी डिटेल के साथ पढ़ा है। ये हो गया आर्टिकल 76, हम कोई रिविजन मार रहे हैं सिर्फ। तो आर्टिकल 76 में हो जाएगा महान्यायवादी। 77 आर्टिकल 77 में कहा गया कि राष्ट्रपति भारत के जो भी कार्य होंगे वह राष्ट्रपति के नाम से होंगे। चाहे कोई भी कार्य हो, संघ का, केंद्र के लेवल में जो भी कार्य होंगे वह राष्ट्रपति के नाम से होंगे। आप देखते होंगे हर बार अगर प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं, कोई समझौता करके आते हैं तो उस पर राष्ट्रपति के साइन होते हैं। तो यानी सब कार्य किसके होते हैं, तो राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। 7 फिर 7 8 सारे काम राष्ट्रपति से होंगे
और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य होता है 78 के तहत कि वो राष्ट्रपति को क्या है, संसद में चल रही कार्यवाही से अवगत कराए कि संसद में आज ये प्रस्ताव लाया गया, ये हुआ, ये बातचीत हुई, ये हंगामा हुआ, इन सब की जानकारी दे। प्रधानमंत्री का कर्तव्य है किसको, राष्ट्रपति को ये जानकारी देगा। किस आर्टिकल के तहत, 78। ये कभी कभार पूछा जाता है और ये तो इंपॉर्टेंट है ही। अब बात करते हैं 79। 79 आर्टिकल क्या कहता है, संसद के बारे में बता रहा है कि भारत की एक संसद होगी जिसमें 2 सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, जिसमें 3 अंग होते हैं, लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति संसद का प्रावधान किया गया है। इसे संसद के बारे में बताया गया आर्टिकल 79। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। संसद किसमें, हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, प्ले लिस्ट में वीडियो पढ़ी है, जिसे अमेरिका में सीनेट कहा जाता है, तो ये इसके बारे में हो जाएगा। फिर आर्टिकल 80 में क्या गया है, राज्यसभा के बारे में बताया गया। किसके बारे में, राज्यसभा के बारे में, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। फिर आर्टिकल 81 में लोकसभा, तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, संसद, राज्यसभा, लोकसभा। 79, 80, 81 ये तीनों हो गए आर्टिकल। अब बात करते हैं आर्टिकल 82 में कहा गया है कि हर जनगणना के बाद भारत में एक परिसीमन आयोग बैठेगा। परिसीमन आयोग अर्थात वो निर्धारित करेगा कि संसद और विधानसभा में सीटों का बड़ा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सीटें बढ़ानी चाहिए या नहीं बढ़ानी चाहिए, तो उन सब का निर्धारण करता है आर्टिकल 82 के सेट। एक परिसीमन आयोग, संसद एक परिसीमन आयोग बनाता है, वह तय करेगा कि क्या संसद में जो वर्तमान में 545 सीटें हैं, कितनी, अधिकतम तो 550 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में लोकसभा में कितनी सीटें है, तो 545। अब इसको बढ़ाना है, घटाना है, क्या करना है, तो जनगणना के बाद करता है। तो ये अभी जो सीटें हैं वह 2026 तक इतनी रहने वाली है हमारे संसद में, भारत में। तो इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। तो ये हो गया आर्टिकल 82। आर्टिकल 83 में बताया गया भाई जो संसद में लोकसभा राज्यसभा होते हैं, इनका कार्यकाल कितना रहेगा। तो आप सबको पता है कार्यकाल होता है लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष। 83 में क्या बताया गया है, कार्यकाल लोकसभा का 5 वर्ष, राज्यसभा का 2 वर्ष, 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते रहते हैं, अर्थात सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। और इसमें कोई ना कोई सदस्य रहता है जिसे स्थायी सदन कहते हैं। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं है। तो इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। तो आर्टिकल 83 हो गया। आर्टिकल 84 योग्यता, जो लोकसभा और राज्यसभा के लिए योग्यता होती है वह क्या होती है, तो वही भारत का नागरिक हो, पागल देवालय न हो, लाभ के पद पर आसीन न हो, ये तो हो गई। प्लस लोकसभा के लिए न्यूनतम 25 वर्ष की आयु हो और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष की आयु हो और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष की आयु हो। ये राष्ट्रपति अलग है, इसमें यही बताया गया लोकसभा और राज्यसभा के लिए योग्यताएं क्या होती है। तो ये हो गया आर्टिकल 84। 85 में कहा गया जो संसद के सत्र होते हैं, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र और बजट सत्र, इन तीनों सत्रों को कौन बुलाता है, कौन अवगत करवाता है, कौन अध्यादेश जारी, कौन मतलब इनको संबोधन करता है, इन सब के बारे में बताया गया आर्टिकल 85। इसके बारे में भी हम बता चुके हैं, मैं आपको प्ले लिस्ट में वीडियो अब छोटा सा रिवीजन मार लेते हैं कि संसद का सत्र कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति। कौन समाप्त करता है, तो राष्ट्रपति। जिसने बुलाया वही समाप्त करेगा, तो राष्ट्रपति उसको समाप्त करता है। और कौन स्थगन करता है, जैसे मान लीजिए संसद में हंगामा हो गया, अब राष्ट्रपति तो बुला दिया उनको कि भाई अपना अपना काम करो, राष्ट्रपति चले गए अपने भवन। अब उधर हंगामा हो रहा है तो राष्ट्रपति को थोड़ी पता चलेगा कि इधर हंगामा हो रहा है, तो संसद को स्थगित करने की शक्ति इधर आपको कंफ्यूज करता है। संसद का सत्र आहूत करना राष्ट्रपति, संसद के सत्र को स्थगन करना अध्यक्ष स्थगन करना, और सत्र का सत्रावसान यानी समाप्त करना राष्ट्रपति। ये हो गया 85। अब 86 राष्ट्रपति क्या कर सकता है, अगर राष्ट्रपति को जैसे हंगामा हो रहा है तो राष्ट्रपति को अगर सूचना मिल जाए भाई ऐसे हंगामा हो रहा है, कोई मैसेज आया तो मैसेज दे सकता है संसद के सदनों को, किसी भी सदन में जाके दे सकता है। राज्यसभा में जाकर राष्ट्रपति संसद दे सकता है भाई व्यवस्था बनाए रखनी है, बिलों को ध्यान से देखना है, ऐसा कोई मैसेज देना चाहे तो दे सकता है। लोकसभा में भी दे सकता है, दोनों को एक साथ बुलाकर भी दे सकता है। तो ये हो गया आर्टिकल 85 संसद का सत्र बुलाना। 86 कोई मैसेज देना। 86 यानी भाषण देना, और 87 विशेष भाषण देना। यानी हमारे संविधान में 2 ऐसे काम बताए गए, जब राष्ट्रपति को विशेष भाषण देना तो देना ही है, उधर राष्ट्रपति कंपल्सरी है राष्ट्रपति को भाषण देना। कब कब, एक तो लोकसभा, नवनिर्मित लोकसभा आती है, जैसे 5 वर्ष खत्म हुए, लोकसभा रिटायर हुई, नई लोकसभा आई, तब राष्ट्रपति अपना भाषण देगा, उनको समझाएगा, जो भी मैसेज वैसे देना होता है। ये मैसेज कौन तैयार करता है, ये भी आपसे कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा सकता है।
तो ये मैसेज होता है जो राष्ट्रपति का मंत्रिमंडल तैयार करता है। और एक बार भाषण तो दे दिया, जब नई लोकसभा आती है तब दूसरा मैसेज देता है बजट सत्र में जब पहला संसद का सत्र बुलाया जाता है बजट सत्र, तब जाकर वो मैसेज देगा। तो एक बार तो लोकसभा में, एक बार बजट सत्र में, 2 बार मैसेज देना कंपलसरी है। ये आर्टिकल पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 87। अब आर्टिकल 88, आर्टिकल 88 में क्या कहा गया है, मंत्रियों की और महान्यायवादी का आर्टिकल आप बताइए कमेंट में लिखकर, मैंने अभी आपको बताया। और मंत्रियों का आर्टिकल भी आपको बताना है। तो मंत्री और महान्यायवादी होते हैं, उनकी संसद के अंदर क्या भूमिका होती है, तो मंत्री भी संसद का ही होता है लेकिन महान्यायवादी संसद का नहीं होता है। तो आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो संसद का सदस्य न होते हुए भी संसद की कार्यवाही में भाग लेता है, अवगत करवाता है, उसे मैसेज दे सकता है परंतु वोट नहीं दे सकता है? तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा इसका आंसर। 88 क्या कहता है, संसद के जो भी संसद में मंत्री और महान्यायवादी होते हैं उनकी भूमिका, ये जाते हैं कोई मैसेज ऐसे देना है तो मैसेज दे सकते हैं, संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं मंत्री, परंतु वोट देते समय मंत्री होते हैं जो अपने ही सभा में जाकर वोट देंगे। राज्यसभा का मंत्री है तो राज्यसभा में जाकर वोट देगा, लोकसभा का मंत्री है तो लोकसभा में वोट जाकर देगा, परंतु महान्यायवादी वोट नहीं देते। तो ये कौन सा ऐसा व्यक्ति हो जाएगा जो वोट नहीं देता, महान्यायवादी, परंतु उसकी कार्यवाही में भाग लेता है। आर्टिकल 88। अब 89, आर्टिकल 89 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 89 में अभी इनको हैंडल करने वाला लोकसभा और राज्यसभा को कौन होता है, तो उसके बारे में बताया। तो राज्यसभा को हैंडल करने वाला सभापति होता है, तो सभापति और उपसभापति का वर्णन किया गया आर्टिकल 89 में कि इनको हैंडल करने वाला एक सभापति और उपसभापति होते हैं। सभापति कौन होता है, अब ये भी आपको बताना है, मैंने आपको बताया था इसी आर्टिकल के तहत कौन होता है ये आपको बताना है। और उपसभापति यानी राज्यसभा के सदस्य अपने में से एक उपसभापति चुनते हैं। तो सभापति उपसभापति हो गया आर्टिकल 89। सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, इसमें बताया गया पद कैसे रिक्त हो सकता है, तो कोई त्याग पत्र दे दे, किसी की मृत्यु हो जाए, कोई घूमने गया हुआ हो, तो इन सब के बारे में बताया गया इसका पद रिक्त कैसे हो सकता है। 91 में कहा गया अगर सभापति का पद रिक्त है, अगर सभापति कहीं गया हुआ है तो उसकी जगह उपसभापति आएगा और राज्यसभा की कार्यवाही को हैंडल करेगा। तो ये हो गया कमांड संभालेगा कौन, उपसभापति के बारे में बताया गया है। फिर जो उपसभापति जब सभापति के रूप में कार्य करता है तब उसे वेतन भत्ते सब सभापति के रूप में दिए जाएंगे जब तक कि सभापति नहीं आ जाता। अब आर्टिकल 92 में कहा गया है कि जब ये अध्यक्ष होते हैं सभापति और उपसभापति, इनको हटाने के लिए कोई प्रस्ताव लाया जाता है राज्यसभा में, तो इनके लिए तब ये हटाएंगे, तब ये अध्यक्षता नहीं करेंगे। अध्यक्ष को बोलते हैं पीठासीन अधिकारी यानी सर्वे सर्वा। तो सर्वे सर्वा कौन होता है, सभापति या उपसभापति। जब सभापति के खिलाफ हटाने का प्रस्ताव लाया जाता है तब वह अध्यक्षता नहीं करेगा, और उसी वक्त जब सभापति नहीं है और उपसभापति है और उपसभापति भी ऐसा करता है, उसको हटाने का प्रस्ताव लाया जाता है, तो वो भी अध्यक्षता नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, तो अब ये समझिए। अध्यक्ष कौन सा अध्यक्ष चाहता है कि मेरे खिलाफ मेरे सामने मेरे को हटाने के प्रस्ताव चले, तो ऐसा कोई नहीं चाहता। तो इसीलिए कहा गया है कि हटाते समय वे अध्यक्षता नहीं करेंगे। अब ये भी समझ लीजिए, क्या वोट देते हैं ये, तो वोट नहीं देते। अध्यक्ष और सभापति और उपसभापति वोट नहीं देते। जब दोनों में बराबर हो जाते हैं राज्यसभा में किसी मत को लेकर के 50-50 हो गए, अब तो वहां निर्णायक मत दे सकता है। कौन सा मत निर्णायक, या तो इस साइड या इस साइड, तो उधर हर विधेयक पर मत नहीं देता है। निर्णायक मत जब बराबर हो जाए तब ये वोट देते हैं। अब बात करते हैं इसी प्रकार हम लोकसभा के बारे में। जिस तरह 4 हमने पढ़े, किसके 4 आर्टिकल किससे संबंधित थे, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में, उसी प्रकार 4 आर्टिकल आपको पहले लिख देना है। 93, 94, 95, 96। ये किससे वर्णन है, तो ये लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित है। वही 93 किसकी वर्णन करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताता है कि लोकसभा के सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चयन करते हैं। 94 में कहा गया है इनका पद कैसे रिक्त होता है, मृत्यु हो जाए, त्याग पत्र दे, वही सेम बात जो 90 में थी। 95 में कहा गया है कि जब उपाध्यक्ष अध्यक्ष के पद में संभालेगा, जब अध्यक्ष नहीं होगा तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष का पद संभालेगा, तब उसको वेतन भत्ते जो भी होंगे वह सब एक अध्यक्ष के रूप में दिए जाएंगे। 96 में कहा गया है कि जब इनको भी हटाने का प्रस्ताव लाया जाता है तब ये पीठासीन अधिकारी नहीं बन सकते, यानी अध्यक्षता नहीं करेंगे उस समय। अब बात करते हैं हमारे 4 आर्टिकल आज के अंतिम। 97, 98, 99 और ये 100। टोटल कितने आर्टिकल है, तो 395 है।
100 आर्टिकल हम तक हम पहुंच चुके हैं। फीचर है 295, इसको भी हम जल्दी से कंप्लीट कर देंगे। तो 97 में कहा गया है कि इनके वेतन और क्या होंगे। तो सभापतियों के सबसे पहले भाई इनकी इतनी जानकारी दी है 89 से 96 तक। अब इनको वेतन भी तो बताओ। तो संसद इन समय समय पर भारतीय संचित निधि से इनको वेतन देती रहती है, इनका निर्धारण करेगी। तो पहले तो दे दो इनको क्या, पैसे। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सभापति उपसभापति के पैसे। फिर 98 में कहा गया एक सचिवालय होगा, सचिवालय। सचिवालय अर्थात लोकसभा का एक सचिवालय होगा, राज्यसभा का एक सचिवालय होगा। अब पैसे दे दिए, अब इनको 99 में क्या दिला दो, शपथ दिला दो। किनको, इनको राज्यसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, इनको शपथ दिला दो। इनको शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति इनको शपथ दिलाता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 100 गणपूर्ति। गणपूर्ति अर्थात समझिए, अब नहीं कहते सामान्य भाषा में कि शादी में कम से कम 100 व्यक्तियों को बुलानी चाहिए, तो कम से कम वाले को कहते हैं गणपूर्ति। अर्थात संसद की कार्यवाही में तभी चलेंगे तब कम से कम लोग आते हैं। तो इसकी संख्या निर्धारित की हुई है कि संसद की कार्यवाही तभी चलेगी जब संसद में 1/10 सदस्य तो उपस्थित होने ही चाहिए। जैसे 545 है तो 545 का 10% कितना हो जाएगा, 55। तो लोकसभा में 55 सदस्य होंगे तभी कार्यवाही चलेगी। अगर 55 से एक भी कम 54 हुआ तो अध्यक्ष कार्यवाही को स्थगित कर देगा। भाई क्यों, गणपूर्ति नहीं हो रही है तो स्थगन कर देगा। उसी प्रकार राज्यसभा में कितना है, 245 अर्थात 25। 245 अर्थात 25 सदस्य तो उपस्थित होने चाहिए। तो ये थे हमारे 100 वीडियो, 100 आर्टिकल। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।